गुड मॉर्निंग ऋतुराज जी। थोड़ा सा डिले हो रहा है आज। ओके, वेलकम। आई वेलकम यू एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। चलिए, सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। ओके, एवरीवन इज फाइन। गुड मॉर्निंग। इट्स ओके सर। ओके, है ना, थोड़ा सा एक्चुअली अर्ली। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, इस नई सुबह के साथ हम लोग शुरू करते हैं। वॉइस एंड एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, तो हम लोग शुरू करें। फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है, चलिए। ओके, इट मीन्स दैट माय वॉइस इज क्लियर, है ना? यू आर ओके। सी सी देखिए, तो दीज आर आवर कोर्सेस। ये एडमिशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड होते हैं, तो सो मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, दे कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस। और जैसा कि आपको पता है, जो फिलर फॉर्म ऐप है वो टोटली आपके केवल और जो है यूजीसी नेट यूजीसी नेट जेआरएफ को ही समर्पित है। सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स एंड दीज आर आवर कोर्स फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। ठीक है, तो सारे पेपर आपको पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट पेपर की बहुत सारी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैकल्टी है आपको, वो मिलती है। और ये हमारा कोड है DISENG 10। 10% ऑफ मिलता है यदि आप ये कोड यूज करते हैं। तो हियर आई एम दिनेश ब्राह्मणे, योर मेंटर, ठीक है, ऑफ इंग्लिश। तो ये हमने पिछला ये देखा था सिलेबस। पहली हमारी यूनिट थी ड्रामा, उसके बाद में हमने बात करी थी जो हमारी यूनिट पोइट्री है सेकंड। और उसके बाद आपको याद हो जाना चाहिए सिलेबस, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको पढ़ना क्या क्या है। और उसके बाद में हमारी थर्ड यूनिट है फिक्शन या शॉर्ट स्टोरीज। और उसके बाद में हमने देखा है फोर्थ यूनिट नॉन फिक्शनल प्रोज, है ना, यानी जो ऐसे होते हैं, ऑटोबायोग्राफी होती है, ये सब हमें इसमें पढ़ना होता है यूनिट 4 में। तो ये जो नॉन फिक्शन प्रोज है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये पहली 4 यूनिट जो होती है मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लिटरेचर को कवर करती है। वन थिंग अगेन लेट मी रिमाइंड यू, फर्स्ट 4 यूनिट कवर्स ऑल द लिटरेचर, है ना। लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो सारा आपको पहली 4 यूनिट में मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारी 5th यूनिट है ना, ये 6 यूनिट इंग्लिश इन इंडिया, तो उसमें भी आपको जो है लिटरेचर मिलेगा, लेकिन उसमें ये सारा लिटरेचर ज्यादातर जो है 1 से लगा के 4 में मिलता है। उसके बाद में हमारी 5th यूनिट लैंग्वेज को लेकर के, ये लैंग्वेज, हाँ ठीक है ना। ठीक है, ये तो अभी तक का जितना भी हुआ है आई विल सेंड पीडीएफ, है ना, आई विल सेंड पीडीएफ, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अब सब सारा सिस्टमेटिक आपको मिलेगा। ये अभी शुरू हुआ है तो अब आपको सारी चीजें मिलेगी, ठीक है ना। वी हैव स्टार्टेड आवर क्लासेस, सो एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए। लैंग्वेज है हमारी यूनिट। उसके बाद में हमने देखा है इंग्लिश इन इंडिया। देखिए, सबसे महत्व इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। 7 यूनिट हमारी कल्चरल स्टडीज है। और उसके बाद में हमारी यूनिट 8 है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और उसके बाद में आप बात करेंगे 9 यूनिट लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। और फिर जो यूनिट है यूनिट 10 रिसर्च मेथड्स इन मटेरियल्स इन इंग्लिश। रिसर्च मेथड्स इन मटेरियल्स इन इंग्लिश, ठीक है। सो दीज आर आवर यूनिट्स। वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्टडी प्लान। चलिए, तो ये ठीक है, तो हम लोग ये कर चुके हैं। और इंग्लिश इन इंडिया हम जो टॉपिक यूनिट 6 हमने शुरू करी है, यूनिट 6 हमने शुरू करी है हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। तो उसमें हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से इंग्लिश भारत में आई। जैसा कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से 16। हाँ बिल्कुल बेटा, है ना, बिल्कुल आई विल सेंड पीडीएफ इन एडवांस। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, है ना। बहुत अच्छा, ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हमने देखा है। और यूनियन की 6 भाषाओं में से एक है इंग्लिश। भारत में धीरे धीरे उन्होंने जो है भाषा, आप देख सकते हैं, व्यापार का जो उद्देश्य थे, व्यापार के साथ में उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया था। हमारी बहुत सारी विभूतियां हैं जिनका योगदान रहा है।
है ना, जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर और ये अपने वेस्टर्न ये अपने जो साइंटिफिक अप्रोच वाली जो एजुकेशन है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी हैं, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक। तो ये जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, आप देख सकते हैं। और प्री कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा जो ईस्ट इंडियन कंपनी है 1599 में एस्टेब्लिश होकर भारत में आई थी, तो बंगाल में एस्टेब्लिश हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। मेकाले मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। मिनट ये 1835 में आया। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कॉलोनियल पीरियड जब हम कह सकते हैं कि जब गुलाम थे, तो तब भी अंग्रेजी का बोलबाला रहा, बढ़ता रहा। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की थी। उसमें ऐसा था कि ऊपर के जो टॉप लोग हैं उनको पहले अंग्रेजी सिखाओ, वही टॉप लोग जो एलाइट क्लास है वो नीचे के लोगों को सिखाएंगे, और इस तरीके से अंग्रेजी पूरे भारत में फैलती जाएगी, ये उनकी मान्यता थी। इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया था। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ लेना है, इसको बार बार देखें। उसके बाद में वुड्स डिस्पेज आया था 1854 में, ये एजुकेशन से संबंधित था। यहाँ पर सर चार्ल्स वुड का एक डिस्पेच था, एक डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को इन्होंने सौंपा था। इसमें रिकमेंडेशन था कि इंग्लिश के साथ में जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उसको भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन में उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरा प्राइमरी एजुकेशन जो है वर्नाकुलर्स में ही हो, और हाई स्कूल जो है एंग्लो वर्नाकुलर हो, यानी इंग्लिश के साथ में लोकल लैंग्वेज भी हो। और जो उच्च शिक्षा है ना, जो उच्च शिक्षा है या कॉलेज लेवल की शिक्षा है, वो आप देख सकते हैं उसका मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और यहाँ महिलाओं के शिक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस था। ग्रांट्स देने की व्यवस्था भी यहीं से की गई थी। आज जो यूजीसी आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व यहाँ से मिलता है, 1854 के वुड डिस्पेच से। ठीक है, समझ में आ रहा है ये साहब। तो ये मैग्ना कार्टा था। उसके बाद में आता है आपका हंटर कमीशन 1882 में। हंटर कमीशन, इसको द इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। द विलियम विल्सन हंटर है, लॉर्ड रिपन ने इसको पॉइंट किया था। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था और कहा था कि जो बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए, और जो मदर टंग है वो प्राइमरी लेवल का मीडियम होना चाहिए। वर्नाकुलर्स का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, है ना। लोकल का मतलब जैसे महाराष्ट्र में जैसे इंग्लिश है तो, और इंग्लिश के साथ में लोकल लैंग्वेज। लोकल का मतलब है जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, तमिलनाडु में तमिल है ना। और भी जो देश हमारे ये राज्य है, स्टेट है, केरल में मलयालम है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है ना। तो इस तरीके की जो लोकल लैंग्वेजेस है, यानी स्टेट लेवल की लैंग्वेजेस है ना, यानी भी जो स्टेट के लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसमें क्या इजीली समझ में आता है, तो वो जो है अ, उसको कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जब आज़ाद हुए हम, तो आज़ाद होने के बाद ये माना गया कि कौन किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। तो जाहिर है हमारी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, लेकिन साउथ से हमारे जो भारतीय, दक्षिण भारतीय जो हमारे भाई है ना, साउथ से कहीं ना कहीं हिंदी का एक तरीके से विरोध हुआ, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दिया जाए। तो फिर हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है। 1965 में ये बिल आता है, आप देख सकते हैं, ये देखिए द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल। और उसमें अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि सारे राज्य मिलकर के जब तक नहीं कहेंगे कि इंग्लिश को हटाना है, तब तक अंग्रेजी नहीं हटेगी। और उम्मीद भी अब मुश्किल, अब कम है कि अंग्रेजी को हटाया जा सके। ठीक है, लेकिन हमें अब चूंकि लैंग्वेज है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, भाषा है, तो वो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक या यूं कहें कि भाषाई संस्कृति में समाहित हो चुकी है इंग्लिश। तो ये आप बिल्कुल इसको ध्यान रखें, और इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है। और उसके बाद में हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला देखते हैं, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, और एक लोकल लैंग्वेज यानी जो स्टेट लेवल की हमारी लैंग्वेज होती है उसको यूज करेंगे। ठीक है। कोठारी कमीशन आता है 1964 में। कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन है, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने भी इंग्लिश के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया था। स्टूडेंट, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इंग्लिश केवल अंग्रेजों की भाषा नहीं है, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है। The Britishers, they rule over the world, and one thing,
दे हैव स्प्रेड देयर इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उन्होंने अंग्रेजी को क्या किया है, स्प्रेड किया है, फैलाया है अंग्रेजी अपनी सभ्यता को। तो अब इंग्लिश क्या हो गई है, ये पूरी दुनिया की भाषा हो गई है। और यही कारण है कि अब इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जो है कोठारी कमीशन भी कहता है कि इंग्लिश में बहुत सारे, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, कॉलेज में है, बहुत सारे जगह पे वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। लेकिन वर्तमान सरकार, आपको पता होगा, इंग्लिश के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी प्रमोट कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो जो मेडिकल की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई के पहले केवल और केवल इंग्लिश में होती थी, लेकिन अब उसको जो है हिंदी में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा कल, है ना, ये थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इवोल्यूशन, क्यों ऋतुराज जी बताइए, ये वी हैव डिस्कस्ड है ना यस्टरडे। चलिए सी, इवोल्यूशन की बात करें तो ये भारत में हम बात करें, ये भारत में जो है लैंग्वेज 17 सेंचुरी में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट मूवी, ये मोटिव इज टू ट्रेड, है ना, जैसा कि आपको बताया है। देखिए पहला मोटिव क्या था, इनका ट्रेड था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने, है ना, इंग्लिश को, इंडियन लैंग्वेजेस को सीखना शुरू किया, पॉलिटिकल पावर में आए तो इन्होंने इसको भी ब्रिज के रूप में, है ना, पूरी, क्योंकि सारे अलग अलग भारत में जब एक राज्य में जाते तो वहाँ अलग भाषा है, दूसरे राज्य में जाते वहाँ पर अलग भाषा है। तो फिर उन्होंने देखा कि क्यों ना एक ही लैंग्वेज को पूरे भारत में फैलाया जाए, तो फिर उन्होंने इंग्लिश को फैलाया और उनका भी काम आसान हो जाए, है ना। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, तो जैसा कि मैंने बताया है, लीगल, फाइनेंशियल, ये सारा जॉब ओरिएंटेड है, ग्लोबल लैंग्वेज है, टेलीविजन चैनल्स बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। दीज ऑल आर द रीजंस दैट नाउ इंग्लिश हैज बिकम इंटरनेशनल एंड लिंगुआ फ्रैंका इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडिया की जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, तो उसके लिए ये एक लैंग्वेज जो ब्रिज का काम करे तो वो इंग्लिश है ना। चलिए फिर अब यहाँ पर हम देख सकते हैं लिटरेचर जो आया था, ट्रेवल्स ऑफ डीन मेहमेट है ना, ये द प्रोसिक्यूटेड है, राजमोहन स्वाइप है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर जो पहले आए थे इन द रोल ऑफ ट्रायो, यानी जो त्रिमूर्ति थे, इंग्लिश के त्रिमूर्ति जिन्हें कहा जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिमूर्ति के में कौन शामिल नहीं, हु इज नॉट अमंग दी द ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपको तीनों के नाम याद रखना है। राजा राव है, मुल्क राज आनंद है और आर के नारायण है। बड़े फेमस राइटर्स हैं, इंग्लिश में इन्होंने वर्क लिखे हैं और इंग्लिश की समृद्धि को, ठीक है, बढ़ाया है। और 1950s में अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, ये सारे नाम पढ़ना है, याद रखना है आपको, है ना ये। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोर्स है, यू कैन परचेस। ऑफर मिलते रहते हैं बेटा आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं, आप इस ऑफर पर जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में एक सेकंड, है ना, ये रिपीट हो रहा है, क्लास डिजाइन होती है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे मेजर इंडियन राइटर्स के ऊपर, और उसमें भी मेजर इंडियन राइटर्स में भी हम बात करेंगे पोएट्स की, और उसमें बड़ा नाम है, ठीक है। यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट ऋतुराज जी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट आई बिलीव इन रिवीजन। ठीक है, आई बिलीव इन रिवीजन, है ना, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मैं रिवीजन जरूर करवाता हूँ एक लिंक बनाने के लिए, आगे नहीं बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। सो ये 2 दिन की क्लास हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, देन वी विल मूव अहेड टू फ्रॉम टुमारो। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अब कुछ क्वेश्चन भी हम एट द क्लास के एंड में, कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हम नेट के, सेट के, या जैसे भी जो है अलग अलग हैं, उसको हम पुट अप करें। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन, क्योंकि हमारी, जैसे मैं मान लीजिए पिछला छोड़ देता है 2 दिन की क्लास और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो एक पिछले क्या क्या पढ़ा क्या नहीं, तो ये हमारी 2 क्लास में जो है हम पूरा एक लिंक बन जाती है, ताकि आगे हमें 4-6 महीने पढ़ना है, दिसंबर तक जाना है, तो हमारी एक लिंक बन जाती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड मी, आई बिलीव इन रिवीजन। ठीक है, चलिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा नाम है। अगेन ये हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, और फिर मुझे लगता है कि कल से फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ओके, चलिए, अब यहाँ पर देखिए इनका जन्म जो है आप देख सकते हैं 7 मई 1861 में हुआ है कलकत्ता में।
जोरास को, है ना। कलकत्ता कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और इनका जो डेथ हुई है 1941 में, तो आप लगभग 80, है ना, शांति निकेतन में आप देख सकते हैं, है ना। और इनके जो फादर है महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, और यहाँ के द्वारका नाथ टैगोर, है ना। ये देवेंद्र नाथ टैगोर बड़ा नाम है ना। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, इन सब से जुड़े हुए थे, बड़ा नाम है इनके पापा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर मदर जो थी इनकी सरला देवी, है ना। इनकी वाइफ का नाम आप देख सकते हैं मृलान, मृणालिनी देवी, जो आप देख सकते हैं, बड़े नाम है, पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या किया है, ब्रह्म समाज ऑफ, ये जो ब्रह्म समाज थी, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, उसको ज्वाइन किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि नेशनल मूवमेंट में और स्वाधीनता के समय गठित हुआ था, एंड आज भी है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट कांग्रेस है ना, जिसको लीड कर रहे हैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी, ये सब। तो वही कांग्रेस उस समय भी थी, आज अस्तित्व अलग है, आज देश की राजनीति में है। और उस समय देश की आजादी में कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे थे बहुत सारे हमारे महान विभूतियां। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो ये वर्सेटाइल जीनियस है। वर्सेटाइल जीनियस का मतलब होता है ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। बंगला जानते थे, संस्कृत जानते थे, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक, महान पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, है ना, ड्रामाटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, म्यूजिक कंपोजर थे, पैट्रियट, देशभक्त थे। खुद का अपना रविंद्र टैगोर के, रविंद्र म्यूजिक के नाम से इनका म्यूजिक चलता है ना, रविंद्र म्यूजिक। तो स्टूडेंट मैं आपके यही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर हो या कहीं पर भी हम पढ़े, एक इंसान कितना कुछ कर सकता है, ये आप देख सकते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुए हैं, है ना, मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कालिदास, दांते, है ना, और विलियम शेक्सपियर। तो बेसिकली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, प्रभावित हुए सबसे ज्यादा किससे, कालिदास से, दांते से और शेक्सपियर से। बेनफुल इनका जो आप देख सकते हैं पहला नरेटिव, आप देखिए नरेटिव पोयम है, बचपन में इन्होंने लिख दिया था। 7,000 लाइंस इसमें बताई गई है, अप्रोक्सीमेटली देर आर 7,000 लाइंस इन दिस नरेटिव पोयम नेम्ड बैनफुल। एंड भगना हृदय, भगना हृदय, है ना, ये भी इनकी एक पोयम है, भगना हृदय, पोयम ऑफ जॉय एंड सारो, पोयम ऑफ जॉय एंड सारो, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने लिखा है। स्टूडेंट ही इज बेसिकली नोन फॉर गीतांजलि, है ना, सबसे महत्वपूर्ण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम ले हम और गीतांजलि नहीं याद आए तो आपको याद आना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज जो है 1913 में इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। बट याद रखना है, ये जो नोबेल प्राइज मिला है ये इंग्लिश लैंग्वेज में लेके, है ना। देखिए जो गीतांजलि बेसिकली इट वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, Gitanjali, it was written in Bengali language, but it is translated into English, and then Gurudev Rabindranath Tagore received the honored Nobel Prize. ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन पर इनको जो है नोबेल प्राइज मिला। ये छोटी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको याद होना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पता है कि इंडियन कल्चर के आइकॉन माने जाते हैं और पहले एशियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद में इनकी स्टोरीज है बहुत सारी, आप देख सकते हैं, द हंग्री स्टोन्स हैं, अपरिचिता है, द पेट्रियट है, काबुली वाला बहुत फेमस है, द जज है, न्यू डॉल है, बोलाई है, ठीक है। नॉवेल्स है, नशनीर है, द ब्रोकन नेस्ट है 1901 में, गोरा है 1909 में, है ना। ये देखिए नॉवेल जरूर याद रखें स्टूडेंट, नशनीर है ना, द नशनीर, देखो नशनीर, नष्ट का मतलब नष्ट होगा और नीर मतलब घोंसला होगा। तो ब्रोकन नेस्ट है, गोरा बहुत फेमस है, चतुरंगा, है ना, घरे बारे, द होम एंड द वर्ल्ड 1916 में आया है, ये मेन कैरेक्टर इसमें निखिल और बिमला है, जोगा जोग है ना। तो चूंकि समय जैसे डिमांड रहेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें जैसे गोरा है तो ऐसे एक दो आपको नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, हम प्रयास करेंगे डिटेल में आपको बताएं कुछ टॉपिक्स। उन्होंने ड्रामा भी लिखे हैं, ड्रामा में खास करके वाल्मीकि प्रतिभा है, द जीनियस वाल्मीकि 1888 में, मुग्धारा है यानी वाटरफॉल, द वाटरफॉल 1922 में, द पोस्ट ऑफिस है, डाकघर, हिंदी में इसका डा है ना, या बंगाली में देख लो डाकघर है, मालिनी है,
राजा है, चित्रा है, ये ड्रामा है इनके, ठीक है, डेट याद रखना। कुछ ऐसे लिखे इन्होंने, साधना है ना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1913 में, नेशनलिज्म 1918 में, पर्सनालिटी 1917 में, लेक्चर्स हैं ग्रेटर इंडिया 1917 में, द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में, और ट्रांसलेशन है सॉन्ग्स ऑफ कबीर, है ना, ये सॉन्ग्स ऑफ कबीर को इन्होंने ट्रांसलेट किया, आप देख सकते हैं। और जब भी समय मिले स्टूडेंट आपके पास में, तो गीतांजलि और ये कुछ बड़े जो वर्क है इनको जरूर आप पढ़ें, बहुत ही प्यारा लिखा है। तो इसमें हम थोड़ा सा आज इनकी ये देखिए गीतांजलि के बारे में जरूर जानेंगे, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड एक्नॉलेज्ड वर्क इन द वर्ल्ड। गीतांजलि देखिए, इसमें गीत अंजलि, गीतांजलि, गीतों का समर्पण, किसको समर्पित है? ये एक तो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। सबसे बड़ी बात रिमेंबर, ये कोई स्टोरी या कोई नॉवेल या कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इन इंग्लिश वर्जन। आप देवी ने कहा था ना इंग्लिश वर्जन, 103 पोएम्स, सॉन्ग्स डिवोटेड टू गॉड। फैक्ट याद है? ऋतुराज जी, पूजा, और एक और कौन है? प्लीज शेयर योर नेम। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आवाज आ रही है? तो इंग्लिश वर्जन में 103 पोएम्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 103 जो पोएम है ये इंग्लिश वर्जन में है और डेडिकेटेड है। ये किसको? गॉड को। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ईश्वर को लेकर के, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसका जो बंगाली वर्जन है गीतांजलि, वो पब्लिश्ड 1910 में हुआ है, और इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुआ था 1912 में, ये देखना। तो पहले बंगाली वर्जन आया और बाद में 1912 में जो है इंग्लिश वर्जन आता है, ठीक है। 103 टोटल पोएम्स है इसमें, 53 पोएम, इंग्लिश वर्जन की बात हो रही है, तो 53 जो पोएम्स है वो गीतांजलि से, यानी जो बंगाली वर्जन था गीतांजलि का, उसको एज इट इज ट्रांसलेट किया। कितनी? 53 पोएम्स, है ना, 53 पोएम्स। तो इसमें जो है गीतांजलि की एज इट इज इंग्लिश वर्जन की बात हो रही है, इंग्लिश वर्जन में है, और बाकी जो रिमेनिंग 50 पोएम्स है, ठीक है, ये 53 पोएम्स हैं, ये 50 पोएम्स है, ये कहाँ से ली गई है? अदर वर्क्स ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इन गीतांजलि, ठीक है। तो दूसरी जो पोएम है, दूसरे जो वर्क्स है, वहां से 50 ली गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेजर थीम्स हैं बताई गई है, क्या क्या है? तो डिवोशन है, समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, टू गॉड एंड साल्वेशन, है ना। डिवोशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, मोक्ष, मोक्ष मुक्ति, मिस्टिसिज्म है, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड क्या है? कण कण में, हर जगह है ना, ये मान्यता है। आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स, ये कौन कहते हैं? आई यहाँ पर कौन है? प्रश्न बनता है, आई कौन? यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ईश्वर को लेकर है, ईश्वर कण कण में है ना, मान्यता है। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। इंपॉर्टेंट पोएम्स इनकी बहुत सारी है, कुछ इंपॉर्टेंट है 1 2 9 10 12 35 38 50 83, तो इसको हम प्रयास करेंगे जैसा भी समय रहेगा। तो ये पहले यहाँ जो सॉन्ग है, फर्स्ट जो सॉन्ग है गीतांजलि सॉन्ग 1, तो उस फर्स्ट सॉन्ग को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। स्टूडेंट आपको बता दे कि कोई सॉन्ग उसका अगर टाइटल नहीं होता है, तब हम उसको किस किस बात को टाइटल मानते, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बता दें कि जो टाइटल नहीं होता है, तो पहली जो लाइन होती है वही टाइटल का काम करती है। ये सर, जो पहली लाइन होती है वही टाइटल का काम करती है। तो अब यहाँ देखिए, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, यानी जो ईश्वर को कह रहे हैं कि आपने मुझे अनंत बनाया है, एंडलेस बनाया है। सच इज दाई प्लेजर, ये आपकी खुशी है, सच इज दाई प्लेजर। ईश्वर रियल में बता रहा हूँ स्टूडेंट, रियल में आप जब फील करोगे, महसूस करोगे ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचेंगे, व्हेन यू थिंक अबाउट द गॉड एंड व्हेन यू फील, व्हेन यू रियलाइज फ्रॉम योर हार्ट, डेफिनेटली यू विल फील दैट यू आर एंडलेस। स्टूडेंट, हाँ यस, तो कैसे है ना, दाउ हैज टू मेड मी एंडलेस। और वन थिंग ऋतुराज जी, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, लिटरेचर के साथ में वी हैव टू डेवलप अवर एटीट्यूड आल्सो।
आपको अपना एटीट्यूड भी डेवलप करना है, अपनी सोच को डेवलप करना है, अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, because it will help you to be a good person in your life and to be satisfied. तो स्टूडेंट यहाँ पर ईश्वर को लेकर कहा गया है कि आपने मुझे अनंत बनाया है, बहुत खुशी मुझे होती है आपसे। और दिस फ्रेल, ये देखिए, दिस फ्रेल वेजल दाउ इम्पिटी, देखिए दिस फ्रेल वेजल का मतलब मैं तो खाली घड़ा हूँ, मैं खाली हूँ पूरा, है ना, जैसे खाली बर्तन होता है ना, वैसा हूँ, फ्रेल वेजल दाउ इम्पिटीएस्ट अगेन एंड अगेन। और आप क्या करते हो, मुझे इस खाली घड़े घड़े को क्या करते हो, बार बार आप भरते हो। एंड फाइनेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और हर दिन हर पल क्या करते हो आप, मुझे फ्रेश लाइफ देते हो। स्टूडेंट देखिए, ईश्वर ने कितनी प्यारी रचना रची है। शाम होती, अंधेरा होता, हम सो जाते हैं, लेकिन फिर से ईश्वर सवेरा देता है, फिर फ्रेश में फ्रेश जिंदगी देता है। तो क्या है, these frail vessel thou emptiest again and again and finest each ever with fresh life. Yes or no? Yes or no? तो ईश्वर आपको हर दिन, हर सवेरा नया होता है, हर दिन नया होता है। टुडे इट्स, जैसे 8 अगस्त है, तो आज 8 अगस्त है ना, ये जो 2023 है, हमारी जिंदगी में पहली बार है। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ, बेटा हर दिन, हर क्षण, हर पल हमारी जिंदगी में नया होता है। एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट इज न्यू इन आवर लाइफ। आप सोचते हैं कि मंडे आ रहा, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, 23 अगस्त आ गया, रिपीट हो रहा है, लेकिन 2023 नहीं आएगा। 8 अगस्त 2023 नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा टाइम की कदर करो, रिस्पेक्ट ऑनर टाइम, यूटिलाइज टाइम। यहाँ पर क्या है, दिस लिटिल फ्लट ऑफ अ रीड, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड thou hast carried over hills and dales and hast breathed through its melodies eternally new। कह रहे हैं कि दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, यानी मैं को बांसुरी की तरह हूं। आप देखिए, मैं एक बांसुरी की तरह हूँ जो हिल पे जाकर के, आप जैसे मान ले आप बांसुरी बजाते, मान ले जैसे कृष्ण कन्हैया को आपने देखा होगा, है ना, हिल पे बैठे हैं, झरने हैं, प्रकृति है, और हिल यानी किसी चट्टान पे बैठ के, है ना, बांसुरी अब बजा रहे हैं वो, ठीक है, समझ में आ रहा है, बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, और आप देख सकते हैं सब वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो वहां ये क्या है ये, और एक म्यूजिक भर रहे हैं, hills and dales and hast breathed through its melodies, है ना, breathed through its melodies eternal new। यानी इसको में आप क्या है, एक नया संगीत भर रहे हो जिंदगी में। इसमें यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं, जो बांसुरी, जो बांस, अच्छा देखा आप लोगों ने, बम्बूज जिसको कहते हैं, हैव यू सीन, बांस को देखा आप लोगों ने, ये सार नो टेल में, देखा है सब लोगों ने? चलिए, आई होप एवरीवन हैज सीन। तो जो बांस होता है, ऐसे तो उसको मतलब देखिए, सरकार ने उसको जो है घास का दर्जा दे रखा है ना, हालांकि बहुत बड़ा होता है, मतलब उसको जो है घास का दर्जा दे रखा है, वो इसलिए कि इजीली काटा जा सकता है, पर्यावरण के, है ना, मतलब जो किसान अपने खेत में लगाते हैं बहुत सारे। तो बांसुरी जो है, नॉर्मली आप देखोगे तो एक लकड़ी है, छोटी सी, मतलब सूख जाए जैसा भी लकड़ी है ना, कोई यूज नहीं है, ऐसा नॉर्मल है ना, उसका आप एक बढ़िया सा उसकी लाठी बना लीजिए। लेकिन वही बांस जो लाठी है, सिंपल लकड़ी है, उसको यदि बहुत शानदार तरीके से उसमें छेद कर दिए जाए, है ना, स्मॉल होल्स कर दिए जाए, और फिर उसमें धुन भरी जाए, तो शानदार मेलोडीज निकलती है। स्टूडेंट, ये जिंदगी भी ऐसी है, हम इसको कॉमन बना देते हैं। 99% लोग जैसा जी रहे हैं, हम भी वैसे जीते चले जाते हैं। वी ऑल्सो लिव द सेम लाइफ दैट 99-95% पीपल आर लिविंग। But if we feel melodies in our life, it will, you can say, it will have music in our life, है ना। लोग जैसा कॉमन जी रहे हैं, हम भी वैसा जीते चले जाते हैं। नहीं, इसमें मेलोडीज लाना, इसमें कुछ नया लाना है, जिंदगी को नया बनाना है, ये सोच आपको डेवलप करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सार नो? तो भगवान से कह रहे हैं कि आपने जो फ्लूट ऑफ रीड, यानी जो रीड का मतलब खाली जो एक लकड़ी रूपी जो फ्लूट होता है, सिंपल मतलब जो लकड़ी है, उसमें आप म्यूजिक भर रहे हो। और जब हम जन्म लेते हैं तब क्या होता है, हम जीरो होते हैं, है ना, वी आर जीरो, या वी वर जीरो, या व्हेन वी, यू कैन से, गेट बर्थ, एट दैट टाइम वी आर जीरो, वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स, एंड ग्रेजुअली गॉड एवरीथिंग ही फिल्स इन आवर्स। ठीक है, फिर हम बात करें
नेक्स्ट लाइन कह रही है, एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लूजेज इट्स लिमिट्स इन योर इंजॉय। इमोर्टल हैंड्स, इमोर्टल टच का मतलब है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ईश्वर हर रोज टच कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लूजेज इट्स लिमिट्स इन जॉय। मेरा हृदय, मेरा छोटा सा हृदय क्या है ना, खुशी के मारे, है ना, बहुत लोटपोट हो जाता है। गिव्स बर्थ टू अटरेंस इन इनएफेबल, है ना, इतनी अनंत खुशी को व्यक्त करता है कि मैं क्या करूं, बता नहीं सकता हूँ। ठीक है। दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन। ये देखिए, दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स भगवान से कह रहे हैं, कितनी देखो एटीट्यूड है ये। महान दिमाग है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, एक बड़ा ब्रेन है, उसको हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दाई फाइनाइट गिफ्ट्स, आपका जो ये अनंत गिफ्ट है, ये प्रकृति, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ता, आप देखिए कितनी सारी चीजें आपको दे रखी भगवान ने। और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। आपने इतना बड़ा आकाश दे रखा, आपने इतनी बड़ी पृथ्वी दे रखी, आपने इतने बड़े झरने दे रखे, आपने इतनी बड़ी नदियां दे रखी, इतना समंदर दे रखा, हवा पानी सब कुछ दे रखा है। और मेरे हाथ बहुत छोटे हैं उसको लेने के लिए। कितना प्यारा लिखा है। यस आर नो, एग्री आर नॉट, एग्री आर नॉट। ठीक है। Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages passes and still thou pourest. सदियां बीत गई लेकिन आप अभी भी पोर करते हो, उसको भरते हो। एंड स्टिल देर इज रूम टू फील, लेकिन अभी भी क्या है, स्टिल अभी भी आप, सदियां बीत गई, आप उसको रोज भरते हो। देखिए आप, बारिश होती है, पतझड़ होता है, पत्तियां सूखती, फिर ईश्वर क्या करता है, उसको रिफिल कर देते हैं, नई पत्तियां आ जाती, नए पेड़ आ जाते हैं, नया भोजन आ जाता है। देखिए हर बार भगवान उसको फिल करते, और अभी भी भरना बाकी है, लगातार वो फिलिंग का काम कर रहा है। कितनी बड़ी रचना है। ठीक है, ये देखिए। तो स्टूडेंट, ये हमने अब तक जो ये बहुत प्यारी पोयम थी, मैंने इसको इसलिए लिया है, फर्स्ट पोयम है गीतांजलि की। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक तो इंग्लिश आपको नेट का हमें क्वालिफाई करना, दूसरा आप गीतांजलि को पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। ये पहली पोयम है, और इस पोयम की कितनी प्यारी बातें लिखी गई हैं। और इफ यू गो थ्रू दी होल, यू कैन से, बुक गीतांजलि, देन यू विल फील मच बेटर, है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आइए थोड़ा सा सरोजिनी नायडू के बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ। एवरीथिंग इज फाइन, वंस अगेन कंफर्म मी। ठीक है। नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं बेटा, एवरीथिंग इज फाइन, नेटवर्क, माय वॉइस, एवरीथिंग इज फाइन, यस आर नो। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ है, और 1949 में इनकी डेथ हुई है। सरोजिनी चट्टोपाध्याय के रूप में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में इनके हस्बैंड का सरनेम जो है नायडू था, तो नायडू हुई। द नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, द नाइटिंगल ऑफ इंडिया। इनके फादर जो थे, घोरनाथ चट्टोपाध्याय, वेल नोन क्या थे, इनको ऐसा कहा जाता था कि वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था उनको। ठीक है ना, बहुत जाने माने व्यक्ति थे, पर्सनालिटी थे। इनकी मदर वसुधा सुंदरी, और हस्बैंड थे गोविंद राजालू नायडू, है ना, गोविंद राजूला नायडू। तो ये नायडू सरनेम जो है इनके बाद आ गया था। सरोजिनी नायडू को जो है इंग्लैंड भेजा जाता है, और वहां पर ये दो महान लोगों से, महान लिटरेरी फिगर्स से मिलती है। उनके नाम, ओके देख लेता हूं मैं, है ना, वंस आई विल चेक इट। ठीक है ना, वंस, ओके, ठीक है, इसको देख लेंगे। चलिए, थोड़ा सा इसको, इट्स कंफर्म बेटा, है ना, हो सकता मिस प्रिंट हो, है ना, इसको हम देख लेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम देखिए, ये सीमंस का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, सीमंस का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, और एडमंड गूज का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, जिन्होंने इनको जो है पोएटिक जीनियस के रूप में डेवलप होने में, या जब ये पोएम वगैरह लिख रहे थे सरोजिनी नायडू जी, तो उस समय इन्होंने मदद करी थी। 1898 में वो इंडिया रिटर्न हो गए। ठीक है, 1898 में वापस इंडिया आए थे। ठीक है ना।
चलिए, उसके बाद में हम बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे और पोएट भी रहे। महात्मा गांधी से जब मिलते हैं तो उनसे प्रेरित होकर के फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, है ना, फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं। और आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में। स्टूडेंट 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और तब से लगा के अब जो है 1924 तक जो है लगातार पुरुष ही उसकी अध्यक्षता करते थे, लेकिन ये पहली बार था 1925 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1930, है ना, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1930 में। तो ये बातें जरूर याद रखेंगे। गांधी जी के दांडी मार्च में 1930 में पार्टिसिपेट किया था और फिर उन्होंने जो है राउंड टेबल मीटिंग जो 1931 में हुई थी या लंदन में हुई थी, तो ये गांधी जी के साथ भी गए थे सरोजिनी नायडू जी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको 1931 में, ठीक है। राउंड टेबल मीटिंग, 3 राउंड टेबल मीटिंग हुई है। आप इसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं ना, गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद में इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हो गया तो आपको बता दे, ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, यानी जो यूपी है, तो इसके पहले और एंड अवध है ना, 1947 से 1949 तक ये गवर्नर रही थी फर्स्ट, और पहली वुमेन थी किसी भी भारत की किसी भी स्टेट में गवर्नर बनने वाली, यानी राज्यपाल बनने वाली पहली महिला रही है। आपको जरूर याद रखना है, ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखिए पर्सियन में भी लिखा है इन्होंने, मेहर मुनीर, है ना, मेहर मुनीर इम्प्रेस्ड द नॉवेल ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो ये मेहर मुनीर भी याद रखना है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण, द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पहला मेजर कलेक्शन है पोएम्स का 1905 में। और द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज गिवन बाय आर्थर सीमंस, ये देखिए, है ना, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है और इसका इंट्रोडक्शन लिखा है आर्थर सीमंस ने। एडमंड बूस और आर्थर सीमंस, जिनसे ये इंग्लैंड में मिलती है, आपको पता होना चाहिए। मेजर वर्क यहाँ पर एक बार और नाम इनके ले लेते हैं, द लेडी ऑफ द लेक है। ये आप देखेंगे मात्र 13 वर्ष की उम्र लिखा गया है और 1300 लाइन्स है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड है 1905 में लिखा गया है, यूके में पब्लिश हुआ है, 40 पोएम्स हैं और एडमंड बूस को समर्पित है। और इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है वो आर्थर, है ना, आप देखेंगे इसमें आर्थर सीमंस के द्वारा। यहाँ आप देखिए द बर्ड ऑफ द टाइम, है ना, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, द बर्ड ऑफ द टाइम, द बर्ड ऑफ द टाइम, ये भी लिखा गया सरोजिनी नायडू के द्वारा। कंसिस्ट ऑफ टोटल 46 पोएम्स, है ना, टोटल जो है 46 पोएम्स इसमें। और इस टाइटल इज टेकन फ्रॉम ओमार खयाम, है ना, ओमार खयाम कोई वर्क है, वहां से इसका टाइटल लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए द ब्रोकन विंग्स, है ना, ये जो है ये इसका द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये द गिफ्ट ऑफ इंडिया इसमें एक सॉन्ग है, 1970 में पब्लिश हुआ है, ये बुक है। द फीदर ऑफ द डान, द फीदर ऑफ द डान 1961 में है। और ये पोस्ट माउथली, पोस्ट, है ना, ये देखिए पोस्ट माउथली का मतलब होता है डेथ के बाद में, पद्मजा के द्वारा इनको पब्लिश करवाया गया है। 37 पोएम्स हैं। जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर। और यहाँ पर आप इनकी पोएम्स में सबसे महत्वपूर्ण पोएम है इंडियन वीवर्स, इंडियन वीवर्स शायद मैंने बताया था आपको। सॉन्ग ऑफ राधा, द मिल्कमैन है, प्लेइंग क्वीन है, प्लेइंग क्वीन बियरर्स है, गिफ्ट ऑफ इंडिया है, बंगाल सेलर है, द एंथम ऑफ लव है और विलेज सॉन्ग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, उसमें हम इंडियन व्यूअर्स को जरूर देखेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सरोजिनी नायडू ने यहाँ पर लिखा है ना। ये देखिए, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है इसमें, इंडियन व्यूअर्स में, इंडियन व्यूअर्स को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम पढ़ें, तो ये जो इंडियन व्यूअर्स, ये जो पोयम है, ये 3 कॉन्सेप्ट को बताता है। जैसे कि पहले, सबसे पहले जन्म होता है, बर्थ को बताता है ना, आप देखेंगे बर्थ को है।
उसके बाद में पूरी जो हमारी यूथ, जो हमारी ज़िंदगी होती है, यूथ बर्थ से लगा के जो लाइफ है ना, यूथ लाइफ है, यूथ होता है व्यक्ति, ठीक है। और फिर अंत में क्या होती है ना, लाइफ, और अंत में होता है डेथ। तो ये 3 स्टेज को बता रहा है, बर्थ को है, लाइफ जो हम जीते हैं ज़िंदगी है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है डेथ को बताता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। वीवर्स कौन होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वीवर्स? वीवर्स का मतलब जो कपड़े बुनते हैं, बुने है ना, बुनकर हैं, कपड़े बुनते हैं, है ना, उसको डिजाइन होते हैं। आजकल तो मशीन में बहुत सारे अब होने लगा है, तो है ना। पहले आपको मालूम होगा गांधी जी का चरखा चलता था, आपको शायद याद हो। गांधी जी का चरखा, यानी जो चरखे के ऊपर बहुत सारे जो है हमारे वीवर्स का काम होता था, कपड़े बुनने का अभी भी होता है, लेकिन उसका लेवल जो है मशीनों से कम हो गया है। वीवर्स क्या कर रहे हैं? ब्रेक ऑफ डे, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यानी सुबह सुबह जो है वीवर्स क्या कर रहे हैं? सुबह जो है वीवर वीविंग कर रहे हैं, ठीक है। और व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, वो पूछते हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं वीवर्स से कि आप इतने सुबह सुबह जो है आप वीव कर रहे हैं, बुन रहे हो, कपड़े बुन रहे हो, आप इतने प्यारे गारमेंट सो गे, इतने सुंदर कपड़े क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? ब्लू इज द विंग ऑफ अ हेल, है ना, ये देखिए, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कियन वाइल्ड, ठीक है ना। तो जो हेल्कियन या हेल्सियन आप जो पढ़े है ना, उसकी तरह जिसके विंग हैं, तो बताते हैं, क्या बताते हैं? वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, है ना। इसके इतने सुंदर जो विंग्स है ना, विंग विंग यानी पंख होते हैं, वाइल्ड पक्षी मान लो, तो उसके हिसाब से इतने सुंदर आपके ये जो कपड़े बुन रहे क्यों? तो वो कहते हैं रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, हम किसके कपड़े बना रहे हैं? न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े बना रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, आप रात्रि में कपड़े बुन रहे हो। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, आप इतने ब्राइट कपड़े रात में क्यों बुन रहे हो? तो कहते हैं लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, है ना, प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक के प्लम्स की तरह आप ये बुन रहे हो। पर्पल एंड ग्रीन, है ना, आप देखे होंगे, पर्पल होता है, ग्रीन होता है ना। अब आप देखिए जैसे जैसे पंख पूरे फैल जाते हैं पीकॉक के, कितना प्यारा दिखता है। तो वो कहते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, एक क्वीन है जिसके मैरिज वेल्स को हम, कपड़े को हम बुन रहे हैं, शादी के कपड़े को हम बुन रहे हैं, कितना प्यारा लिखा है। तो ये पहला स्टेंजा बर्थ को बता रहा है, ये वाला स्टेंजा जिंदगी को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टील, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टील, बहुत शांत है, सोलेम है ना, स्टील है, गंभीर है। व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, है ना, इतनी मून लाइट में, इतनी रात्रि में, है ना, एकदम मून लाइट चिल का मतलब जो चांदनी रात है, बहुत चिल है, ठंडी रात है, शांत है, क्यों बुन रहे हो? व्हाई डू यू वीव व्हाइट एज अ फीदर, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, फीदर भी होता है, फीदर का मतलब कोई पक्षी जो होता है उसके व्हाइट पंख होते हैं, बहुत सफेद जो होते हैं। व्हाइट एज अ क्लाउड, और क्लाउड की तरह सफेद है ना, व्हाइट एज अ फीदर, व्हाइट एज अ क्लाउड, क्यों बोल रहे हैं? उसका जवाब भी पोएट स्वयं देते हैं। क्या देते हैं? कि वी वीव अ डेड मेन्स फ्यूनरल श्राउड, फ्यूनरल श्राउड, और अंत में क्या है? डेथ हो रही है, उसी चाइल्ड की मान ले, और अंत में क्या है? उसका जो है फ्यूनरल श्राउड, कफन आप मान लीजिए, उसको बोल रहे हैं। तो यही जिंदगी है स्टूडेंट, यही जिंदगी है। हमें लगता है कि हम हर दिन हैं, लेकिन हर दिन हम मतलब जीते हैं, और हर दिन हमारा क्या है? किल भी होता है, चले जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। 7 अगस्त 2023 चले गया हमारी जिंदगी से, कभी नेवर, कभी नहीं। 7 अगस्त 2024 आ सकता है, 7 अगस्त 2023 नहीं आएगा। अगर आप जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, तो नेक्स्ट आ सकता है, लेकिन जो डेट जो निकल गई वो नहीं आता। यही जिंदगी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं कि जीवन है ना, जन्म है, जीवन है, और मृत्यु है ना, जन्म है, बर्थ है, लाइफ है, और डेथ है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्वेश्चन से कुछ आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना, हम इसको प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट हम निस्सिम इज़ेकियल के बारे में पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा आपको पीडीएफ सेंड करूं, और थोड़ा सा देर से सेंड करूंगा। सो
आज के लिए इतना काफ़ी है, आज की क्लास के लिए। तो एवरीथिंग इज़ फाइन बेटा? यस, वन्स अगेन कन्फर्म मी। थोड़ा-सा अभी स्पीड बढ़ाएँगे हम। आई होप नेटवर्क का इश्यू नहीं है अभी। आई थिंक देयर इज़ नो इश्यू ऑफ नेटवर्क, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है? यस और नो, एवरीथिंग इज़ फाइन? Okay, so thank you very much. It's enough for today. We'll be continue from next class. Thank you everyone, and I will try to join at 7 o'clock. प्रयास आपको बता दें 7 o'clock शार्प हम ज्वाइन करेंगे, है ना? और उसके पहले हाँ, बीच में एक दो बार कभी टाइम चेंज हो सकता है। टाइम चेंज का मतलब है कि 6:45 पे जुड़ना पड़े या 6:30 पे जुड़ना पड़े, कभी कभी मंथ में एक दो बार ऐसा होगा, है ना? तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, इट्स इनफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट एक और कुछ जुड़े हैं यहाँ पर, वो हु इज देयर, मैं नो हु इज देयर। चलिए, इट्स इनफ। यस, हाँ, यस वी कैन। ओके, यस, है ना? और बहुत शानदार, एमसीक्यू और सब लेकर आऊंगा मैं। हर क्लास में हम प्रयास करेंगे कि लास्ट में एमसीक्यू ऐड करें। हम जो क्वेश्चन आए हैं, जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आ सकता है क्वेश्चन, कंटेंट के साथ में एमसीक्यू पर भी हम ध्यान देंगे, ठीक है? ओके, ओके, सुनील प्रभा, है ना? सुनील जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक एवरीवन इज फाइन। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। वेलकम अगेन, वंस अगेन, फिलर फॉर्म। ज्वाइन फिलर फॉर्म एंड फिलर फॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। हाँ, यस, वी विल डू इट, है ना? थैंक यू वेरी मच, इट्स इनफ फॉर टुडे। सो सेटिस्फाई विद द क्लास? चलिए, है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। ओके, यस, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना?